Hello everyone, welcome to my channel named Study Miles with SS. So hope so you all are good and doing well. So yes, what we are going to do today is आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ MCQs करेंगे. ठीक है, इसमें आपके कुछ PYQs भी इंक्लूडेड है एंड कुछ MCQs भी होंगे. ओके, आज हम लोग ये क्वेश्चंस करेंगे. तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, तो प्लीज़ मैं सजेस्ट करूँगी कि वीडियो को पूरा देखिए. और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए. ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन सेज, हाउ अ टीचर शुड बिहेव विद द स्टूडेंट्स. एक शिक्षक को अपने स्टूडेंट्स के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए. जनरल, फादर, फ्रेंड, लीडर. सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो टीचर होता है अगर एक वो जनरल वे में बिहेव करेगा तो जनरल में तो सब कुछ आ गया, एज अ फ्रेंड भी, एज अ फादर भी, एज अ मदर भी, सब कुछ. ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा. फादर नहीं हो सकता, क्योंकि फादर के जैसा अगर वो बिहेव करेगा तो फिर उसको सारे ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज अ पेरेंट्स निभाने पड़ेंगे. फ्रेंड नहीं हो सकता. फ्रेंड में क्या होगा, फ्रेंड में आप अपने इमोशंस भी आप शेयर करोगे. ठीक है, फिर अपना फैमिली बैकग्राउंड भी शेयर करोगे. सो एक अच्छे शिक्षक को किसके रूप में बिहेव करना चाहिए, एक लीडर के रूप में, क्योंकि लीडर ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको हर चीज़ में गाइड करता है. ठीक है, मोटिवेट करता है और अपने एक्सपीरियंसेस से आपको आगे आने वाले आपके लाइफ के अपॉर्चुनिटीज़ को दिखाता है. ठीक है, अपने बैड एक्सपीरियंसेस से वो आपको अवगत कराता है कि हाँ ये ऐसा नहीं करो, या अपने जो उनके गुड एक्सपीरियंसेस होते हैं एक शिक्षक के, तो उससे वो अपने स्टूडेंट्स को क्या करता है, मोटिवेट करता है. सो ऑलवेज अ टीचर शुड ऑलवेज बिहेव विद द स्टूडेंट्स एज अ लीडर. एक लीडर की तरह ही बिहेव करना चाहिए. ओके, सो हेंसफोर्थ ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, the most accurate statement about teaching machines is that. most accurate पूछ रहा है. most मतलब accurate तो सारे ही होंगे, लेकिन most accurate पूछ रहा है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो सबसे ज़्यादा सही स्टेटमेंट होगा, वो आपको इसमें से फाइंड आउट करना है. अबाउट टीचिंग मशीन्स. सी, टीचिंग मशीन्स क्या है, एक हमारे साइकोलॉजिस्ट थे स्किनर, BF स्किनर. ठीक है, इन्होंने क्या दी थी, इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो बिहेवियरल थ्योरी थी. बिहेवियरल थ्योरी को इन्होंने इन्वेंट किया था और इस थ्योरी में इन्होंने एक टीचिंग मशीन को इन्वेंट किया था. टीचिंग मशीन जो टर्म है इसको इन्होंने इन्वेंट किया था. ठीक है, अब टीचिंग मशीन क्या है, टीचिंग मशीन एक ऐसा डिवाइस है जो कि डिज़ाइन किया गया है किस पर्पस के लिए, टू ऑटोमेट एंड इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट्स. ठीक है, टीचिंग मशीन एक ऐसा डिवाइस है जो कि डिज़ाइन किया गया है ताकि आप कोई भी चीज़ को वो ऑटोमेटिकली वो उसको अपडेट कर सके और इंस्ट्रक्ट कर सके स्टूडेंट्स को कि उन्हें उस चीज़ को कैसे यूज़ करना है. अब सपोज जैसे कोई थ्योरी है, कोई भी थ्योरी ले लेते हैं. ठीक है, इस थ्योरी को ऑटोमेट करके स्टूडेंट्स को दिया जाएगा. अब ये स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो उस थ्योरी को अपने लाइफ में कैसे एक्सपैंड करते हैं, कैसे आगे ले जाते हैं. तो इन्होंने क्या दिया था, टीचिंग मशीन, एक थ्योरी इन्होंने इन्वेंट की थी. ठीक है, और मेनली ये किस लिए जाने जाते हैं, ये बिहेवियरल थ्योरी के लिए जाने जाते हैं. सो अब देखते हैं मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट क्या है. BF स्किनर began the movement for their use. They were designed as an economy measure to replace teachers. They are not as efficient as teachers in reinforcing responses. They can be used for all learning programs. तो इन्होंने क्या, इन्होंने जो टीचिंग मशीन दिया था वो इसलिए दिया था ताकि स्टूडेंट्स उस चीज़ को, उसके प्रयोग को वो अपने अकॉर्डिंग वो यूज़ कर सके. सो BF स्किनर बिगैन द मूवमेंट फॉर देयर यूज़. तो ऑप्शन ए इसका होगा करेक्ट आंसर. ठीक है,
Now let's move to the next question. The term least restrictive environment refers to the education of the least restrictive. Least restrictive means जो कम से कम जिसमें restriction हो. Refers to the education of the किसके लिए होगा? Obviously वो handicapped students के लिए ही होगा. इनके में ज़्यादा restrictions नहीं लगाया जाएगा क्योंकि एक तो ये ऑलरेडी हैंडीकैप्ड है, ठीक है. तो इन्हें हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे, ठीक है. ज़्यादा से ज़्यादा हम टाइम स्पेंड करेंगे और कोशिश करेंगे कि इन स्टूडेंट्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर पाए. सो ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर, ठीक है. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ड्यूरी एजुकेशन इज अ सोशल नीड, पर्सनल नीड, साइकोलॉजिकल नीड या ओरेटिकल नीड. सो ऑब्वियस इट विल बी द सोशल नीड डेफिनेटली, क्योंकि एजुकेशन क्या है हमारा एक सामाजिक नीड है. सो एजुकेशन विल बी आवर सोशल नीड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज रिफॉर्मिंग द सोसाइटी, मेकिंग स्टूडेंट्स डिसिप्लिन्ड, डेवलपिंग इनहेरेंट एबिलिटीज, पावर ऑफ स्टूडेंट्स और मेकिंग स्टूडेंट्स फॉलोअर्स ऑफ टीचर्स. सो एजुकेशन का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? डेवलपिंग इनहेरेंट एबिलिटीज, पावर ऑफ स्टूडेंट्स. जो भी इनहेरेंट एबिलिटीज है बच्चे के अंदर उसको क्या करना, उसको डेवलप करना, ठीक है. और आगे जाके फ्यूचर में एक अच्छा सिटीजन, एक अच्छे स्टूडेंट्स को बनाना. सो ऑप्शन सी इसका होगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, a teacher can help adolescent to overcome his special problems and help him to adjust to the environment, ठीक है. which of the following attitude he should not meet. क्वेश्चन है, a teacher can help adolescent to overcome his special problems. एक शिक्षक जो है एडोलेसेंट को क्या करता है, अपने जो भी उसके प्रॉब्लम्स होते हैं उससे ओवरकम कराता है, ओवरकम कराने की कोशिश करता है. एंड हेल्प हिम टू एडजस्ट टू द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट में क्या करता है वो एडजस्ट कराने की कोशिश करता है. सो इन सब के लिए कौन सा ऐसा एटीट्यूड है जो एक टीचर को नहीं करना चाहिए, एक टीचर को नहीं अपनाना चाहिए? फर्स्ट है, ही शुड इम्पार्ट राइट इंफॉर्मेशन अबाउट सेक्स. ही शुड रीडायरेक्ट द एनर्जीज ऑफ द एडोलेसेंट टू फ्रूटफुल चैनल्स थ्रू स्पोर्ट्स एंड अदर कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज. ही शुड हैव अनसिम्पैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स. He should have the right information about sex. So ऑप्शन सी इसका होगा करेक्ट आंसर कि अनसिम्पैथेटिक एटीट्यूड नहीं होना चाहिए. अनसिम्पैथेटिक एटीट्यूड मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर कोई भी सांत्वना नहीं हो, ठीक है, वो होता है अनसिम्पैथेटिक एटीट्यूड. सो ये नहीं होना चाहिए. अ टीचर शुड बी व्हाट, ही शुड बी सिम्पैथेटिक एज वेल एज एम्पैथेटिक, ठीक है. प्रीवियस वीडियोस में मैंने इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताया है कि सिंपैथी और एम्पैथी में मेजर डिफरेंस क्या होता है. सो आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है. सो ऑप्शन सी इसका होगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग? सिंथेसिस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ओल्ड एंड न्यू एक्सपीरियंसेस रिजल्टिंग इन अ नॉवल पैटर्न. नॉवल मतलब होता है न्यू. इट इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज विच लीव परमानेंट इफेक्ट ऑन द इंडिविजुअल्स. ओके. इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म लर्निंग मीन्स एक्विजिशन, रिटेंशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस. सो ये सारे के सारे होंगे एक लर्निंग के प्रोसेस में, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं. ऑर्गेनाइज सिंथेसिस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ओल्ड एंड न्यू एक्सपीरियंसेस को मिलाना, सिंथेसाइज करना, सारे एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करना जो कि एक इंडिविजुअल पे इफेक्ट डालते हैं. और लर्निंग क्या होता है, मीन्स एक्विजिशन, एक्वायर करना, रिटेंशन मीन्स रिटेन करके रखना, एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस, मॉडिफिकेशन मीन्स चेंजेस लाना, ठीक है, मॉडिफाई करना. सो henceforth ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. Okay, let's move to our next question. For formulating the curriculum, which factor is most important? Teachers' ability, children's capabilities and needs, national ideology, last is social and cultural ideals. तो करिकुलम की बात कही गई है तो ऑब्वियसली चिल्ड्रन की कैपेबिलिटी और नीड्स को देखेंगे
कि एक बच्चा कितना केपेबल है उस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, उस करिकुलम को अडॉप्ट करने के लिए। सो ऑप्शन बी इसका होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 9। टीचर्स शुड स्टडी द एजुकेशनल फिलोसफी बिकॉज they do not know it, they do not have their own philosophy. Philosophy is the backbone of all disciplines. They may improve their work by clarifying their own philosophy. So option D इसका वो correct answer. Option A नहीं होगा. Option B they do not have their own philosophy. नहीं, ऐसा नहीं होता. Philosophy is the backbone of all disciplines. हाँ, ये होता है कुछ कुछ, बट जो बहुत मोस्ट एक्यूरेट जो आंसर आपका जा रहा है वो ये जा रहा है, दे में इम्प्रूव देयर वर्क बाय क्लैरिफाइंग देयर ओन फिलोसफी। वो अपने काम को इम्प्रूव करते हैं अपने फिलोसफी को बताते हुए, दर्शाते हुए। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। द बेस्ट वे बाय अ टीचर टू इंट्रोड्यूस अ न्यू सब्जेक्ट बाय गिविंग अ ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द सब्जेक्ट, रिलेटिंग इट टू डेली लाइफ सिचुएशन, रिलेटिंग इट टू प्रीवियसली स्टडीड सब्जेक्ट और कोर्स मटीरियल। अब जब एक टीचर है कोई भी इंट्रोडक्शन दे रहा है, कोई भी चैप्टर को इंट्रोड्यूस करा रहा है, तो वो किन तरीक़ों से करा सकता है? एक ब्रॉड आउटलाइन दे सकता है, ब्रॉड आउटलाइन आप बोल सकते हो, एक ग्लिम्स दे सकता है। ठीक है, ही मे गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ दैट यूनिट और चैप्टर। रिलेटिंग इट टू डेली लाइफ सिचुएशन, अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ वो रिलेट कर सकता है। ठीक है, पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस। देन रिलेटिंग इट टू प्रीवियसली स्टडीड सब्जेक्ट, और इसके पहले जो भी उसने चैप्टर पढ़ाया है या जो भी उसने कोर्स कंप्लीट करा है उससे वो रिलेट कर सकता है अपने न्यू कोर्स को, अपने न्यू चैप्टर को। सो एनी ऑफ दीज, इसमें से कोई भी हो सकता है, एनी ऑफ दीज, या अगर ऑल ऑफ दीज भी ऑप्शन होता तो ऑल ऑफ दीज भी हो जाता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। A teacher generally asks questions to his pupils during the lecture. Why? Pupils यहाँ पे क्या होंगे? स्टूडेंट्स हो जाएंगे, स्टूडेंट्स या लर्नर्स। Are students listening the lecture attentively to know which student is brilliant one, to know whether the students are understanding the lecture or not, to help the students? एक टीचर है, अगर वो लेक्चर दे रहा है तो उस लेक्चर के बीच में अगर वो क्वेश्चन अराइज करता है, क्वेरीज अराइज करता है, तो किस पर्पस के लिए अराइज करता है? क्या जानने के लिए कि बच्चे लेक्चर सुन रहे कि नहीं? हाँ, ये थोड़ा थोड़ा हो सकता है सही। ठीक है, इसको लेके चलते हैं। टू नो विच स्टूडेंट इज़ ब्रिलियंट वन, अगर ये पता करना रहता है कि कौन सा स्टूडेंट ब्रिलियंट है, तो फिर हमारे टेस्ट, एनुअल एग्जाम्स क्यों ही कंडक्ट कराए जाते हैं? अगर सिर्फ टीचर के क्वेश्चन पूछने से इफ वन कैन आइडेंटिफाई दैट विच स्टूडेंट इज ब्रिलियंट वन, तो फिर एनुअल एग्जाम्स और टेस्ट क्यों कंडक्ट कराए जाते हैं? ये नहीं होगा। ऑप्शन सी, टू नो वेदर द स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर और नॉट, नहीं, टू हेल्प द स्टूडेंट्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, टू नो वेदर द स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर और नॉट, जानने के लिए कि जो एक टीचर पढ़ा रहा है बच्चा उसको सुन रहा है कि नहीं, उनके लेक्चर्स को वो समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। सो ये आपका मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट है, दैट इज ऑप्शन सी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, टू नो वेदर द स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर और नॉट। क्वेश्चन 12, अ टीचर कमांड्स prestige, authority, esteem and respect. He should make use of it through suggestion. He should not try to command respect through. एक टीचर है, प्रेस्टीज, अथॉरिटी, स्टीम, रिस्पेक्ट, ये सब क्या करता है? कमाता है। He should make use of it through suggestion. सजेशन के थ्रू ये इसे यूज कर सकता है। He should not try to command respect through scholarship, punishing and creating revolting situation, experience, tact. ऑप्शन इसका होगा बी, पनिश करके या आप हार्श स्टेटमेंट्स दे करके आप रेस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम नहीं कमा सकते हो। तो ऑप्शन होगा बी। और एक और चीज़, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप इसमें से वो फाइंड आउट करो जो पॉजिटिव है और वो फाइंड आउट करो जो नेगेटिव है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन सपोज उसका आंसर आपको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं पता है, बट लॉजिकली आप लगा के, ब्रेन लगा के आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो कि कौन से ऐसे 3 स्टेटमेंट्स हैं, जैसे 5 ऑप्शंस होते हैं,
5 ऑप्शंस में कौन से ऐसे 4 या 3 ऑप्शंस हैं जो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव है। अगर 3 ऑप्शंस आपके पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव वाला आपका आंसर होगा, क्योंकि आंसर तो एक ही होगा, 3 तो होंगे नहीं। सिमिलरली अगर 3 स्टेटमेंट्स आपके नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव वाला आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चंस को देख के और ऑप्शंस को देख के आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हिट एंड ट्रायल मेथड से भी आप अपने आंसर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, सो इसमें देखो स्कॉलरशिप, एक्सपीरियंस, टैक्ट, ये सब क्या है, ये सब एक तरह का पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आपका डिराइव कर रहा है। बट पनिशिंग एंड क्रिएटिंग रिवॉल्टिंग सिचुएशन, दिस इज एंटायरली योर नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, सो हेंसफोर्थ ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर इज सक्सेसफुल ओनली इफ ही नोज हिज सब्जेक्ट thoroughly well, produces percentage result, is approachable, publishes papers in journals of repute। सो एक टीचर को सक्सेसफुल कब होगा, कब वो माना जाएगा कि वो सक्सेसफुल है, जब उसे अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होगी। ठीक है, उसे अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होगी। सो नोज हिज सब्जेक्ट थॉरली वेल, सो ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, for better interaction with the students, the teacher's objective should be the equitable distribution of response time, proximity, affirm or correct student performance, all of these। so आंसर होगा इसका all of these। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है कि हर एक बच्चे को इक्वल टाइम आप दीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चे को आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो, किसी बच्चे को आप कम टाइम दे रहे हो। हाँ, अगर वो केस हो सकता है, अगर कोई बच्चा बहुत वीक है तो आप उसे थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हो, बट फिर भी आप पार्शियल इम्पार्शियल आप नहीं होगे, बायसनेस नहीं होना चाहिए। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्स टाइम होना चाहिए, प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए कि जो टाइम है, ठीक है, और एक स्पेस होना चाहिए बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। अफर्म और करेक्ट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, जो भी स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस हैं उसको मेजर करना, तो ये सारी ही चीज़ें होती हैं और टीचर के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सो ऑल ऑफ दीज होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम teachers applied some psychological principles in education, especially to young child from preschool age to adolescence. They recognize the role of, see what the question says, in ancient education system। ancient मतलब क्या होता है, ट्रेडिशनल, पहले के टाइम में जो एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता था उसको कहते हैं एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। उस टाइम पे टीचर्स अप्लाइड सम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, टीचर उस टाइम पे बच्चों को कैसे पढ़ाते थे, कुछ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स लगा के पढ़ाते थे बच्चों को एजुकेशन में। अब साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स क्या हुआ, जैसे आपका एप्टीट्यूड कैसा है, ठीक है, मोटिवेशन देके, एक तरह से सिंपैथी देके बच्चों को पढ़ाना, एम्पैथेटिक होके, ठीक है, फिर कोऑपरेशन करके सिखाना कि मिलजुल के काम करना चाहिए। देन उसके बाद ग्रुप में रह के कैसे काम करना चाहिए, कि साथ मिल के काम करना चाहिए, जो भी काम करो आप एक टीम में रह के काम करो। तो ये सारे क्या थे, उस टाइम पे ये सिद्धांत हुआ करते थे, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इनको कहते हैं इन एजुकेशन, स्पेशली टू यंग चाइल्ड फ्रॉम प्री स्कूल एज टू एडोलेसेंस, प्री स्कूल एज से लेकर के एडोलेसेंस तक। तो दे रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ, इस रोल को वो किस नाम से जानते थे या क्या रिकॉग्निशन देते थे इस रोल को, गुरुकुल टाइप एजुकेशन, कॉन्वेंट सिस्टम ऑफ स्कूलिंग। सी स्कूलिंग तो उस टाइम पे होगा नहीं क्योंकि एंशिएंट की बात कर रही है, तो बी ऑप्शन एकदम कट हो जाएगा। बी जैसे ही मेरा कट होगा वैसे ही ऑप्शन डी भी मेरा कट हो जाएगा। वाई सो, बिकॉज ऑप्शन डी कहता है कि ऑल ऑफ दीज, ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स इंक्लूड होने चाहिए। तो बी कट गया तो डी भी ऑटोमेटिकली कट गया। थर्ड है सेंस एंड परसेप्शन इन टीचिंग एंड लर्निंग। सी गुरुकुल टाइप एजुकेशन सिर्फ एक एस्पेक्ट को ले रहा है, बट ऑप्शन थर्ड आप देखो यहाँ पे सेंस परसेप्शन सबकी बात कही गई है, किसमें, टीचिंग में और लर्निंग में। टीचिंग के साथ साथ यहाँ लर्निंग भी हो रहा है। सो इस वजह से ऑप्शन सी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा कि सेंस के थ्रू पढ़ाना और परसेप्शन कि हम चीज़ों को कैसे परसीव करते हैं, ठीक है, हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, हाउ वी एक्चुअली सी द थिंग्स।
अराउंड अस। ठीक है, ये मेरा परसेप्शन होता है। तो सेंस एंड परसेप्शन एंड टीचिंग एंड लर्निंग उस टाइम पे रिकॉग्नाइज किया जाता था। किसके बेस पे? साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जो एजुकेशन में यूज़ किया जाता था उसको क्या रिकॉग्निशन देते थे एंशिएंट एजुकेशन में? सेंस एंड परसेप्शन इन टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है, अब क्वेश्चन 15 हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which characteristic from the following is least concerned with a teacher? least concerned बोला गया है टीचर के साथ। इनमें से कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है, कौन सा ऐसा फीचर्स है जो कि टीचर के अकॉर्डिंग बहुत लीस्ट कंसर्न है, मीन्स बहुत कम मिलाप मिलता है टीचर से? कमांड ओवर सब्जेक्ट मैटर, ये होना चाहिए। टीचर में जब तक कमांड नहीं होगा सब्जेक्ट को लेकर के वो फिर बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? तो कमांड ओवर सब्जेक्ट मैटर। देन सेकेंड है रेस्पेक्ट फ्रॉम कॉलेज मैनेजमेंट। थर्ड है गुड रिपोर्ट विद द स्टूडेंट्स। फोर्थ इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन। सी ऑप्शन ए तो होना चाहिए, कमांड होना चाहिए सब्जेक्ट से। अब उसको कॉलेज मैनेजमेंट उसको रेस्पेक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि टीचर का सबसे पहला काम क्या होता है कि बच्चों को पढ़ाना। वो उसके अंदर जितनी भी नॉलेज है वो बच्चों को अपना वही नॉलेज इम्पार्ट करे। ठीक है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल होता है टीचर का। सो कॉलेज उसको रेस्पेक्ट दे रहा कि नहीं दे रहा वो सेकेंडरी चीज़ हो जाएगा, बट प्राइमरी क्या होगा कि बच्चों को वो पढ़ाना उसका प्राइमरी एस्पेक्ट होना चाहिए। सो बी नहीं होगा। थर्ड है गुड रेपोर्ट विद द स्टूडेंट्स। रेपोर्ट मतलब क्या होता है? एक तरह का स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रिलेशंस बिल्ड करना। स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रिलेशंस बिल्ड करना, ये होता है एक तालमेल बैठाना, बच्चों के साथ एक तालमेल बैठाना, ये होता है गुड रिपोर्ट विद द स्टूडेंट्स। एंड ऑप्शन डी इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन। जब तक वर्बल कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा तो टीचर अपने जो भी उसने पढ़ा है, जो भी उसको नॉलेज प्रोवाइड करना है वो कैसे दे पाएगा? उसको एक गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए। सो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा, डी करेक्ट होगा। बट यहाँ पे पूछा गया लीस्ट कंसर्न, तो लीस्ट क्या है? मेरा ऑप्शन बी। तो इस वजह से मेरा ऑप्शन बी क्या होगा? आंसर होगा रेस्पेक्ट फ्रॉम कॉलेज मैनेजमेंट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु कैन बी अ गुड टीचर? कौन इनमें से गुड टीचर होगा? वन, whose students do not need to ask questions, who answers all the questions asked by students, who never encourages children to know something not in curriculum, who always tells her students that from where they can get answers to their queries. इसमें पूछा गया who can be a good teacher, इसमें इनमें से कौन गुड टीचर होगा? whose students do not need to ask questions, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। हु आंसर्स ऑल द क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स, हु नेवर एनकरेजेस, ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि जो कभी बच्चों को इनकरेज नहीं करेगा कि स्कूल में क्या चल रहा है, स्कूल में क्या नहीं चल रहा, मैनेजमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें नहीं पूछेगा। वो वही चीज़ पूछेगा जो उसके करिकुलम में होगा। ठीक है, जो करिकुलम में होगा वही वो बच्चों को भी पढ़ाएगा। सो इसलिए उसके अलावा उसके बाहर की चीज़ों से उसको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ना ही बच्चों को ना ही स्टूडेंट्स को। तो गुड टीचर कौन होगा? जो कभी इनकरेज नहीं करेगा बच्चों को कि करिकुलम के बाहर क्या चीज़ें हो रही है उसे जानने के लिए। तो ऑप्शन सी इसका होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 18, दो क्वेश्चंस बचे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मॉडर्न एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम? इन स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है मॉडर्न एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए? इट एनकरेजेस अटेनिंग नॉलेज बाय क्रैमिंग, ठीक है। इट डजंट एनकरेज द हैबिट ऑफ रेगुलर स्टडी। इट डजंट एनकरेज स्टूडेंट्स टू अटेंड होगा, अटेंड नहीं होगा, टू अटेंड देयर क्लासेस रेगुलरली, ऑल ऑफ दिस। सी मॉडर्न एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम क्या हो गया है? ऑब्वियस है वो रटवाता है। आजकल जो है, आजकल वैल्यू एजुकेशन की बहुत कमी है। ठीक है, आजकल प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलता है स्कूल्स में, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा स्कूल्स में नहीं होता। स्कूल्स वाले क्या करते हैं? रटवाते हैं हर चीज़ कि हाँ रोड लर्निंग करवाते हैं। तो ये क्या इनकरेज कर रहा है मॉडर्न एजुकेशन हमारा? ठीक है, देन नेक्स्ट क्या? इट डजंट एनकरेज द हैबिट ऑफ रेगुलर स्टडी।
रेगुलर स्टडी करने के लिए वो इनकरेज भी नहीं करता है। बहुत सारे स्कूल्स होते हैं जो बस जितना पढ़ाते हैं उतना बच्चों को रटवा देते हैं और वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है, दैट्स इट, वो हो जाता है। बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा नहीं भी होता, लेकिन बहुत से स्कूल्स में ऐसा होता भी है। तो ऑप्शन बी भी होगा। थर्ड है, इट डजंट एनकरेज स्टूडेंट्स टू अटेंड क्लासेस रेगुलरली, क्योंकि आजकल क्या हो गया, आजकल हो गया है आपका ऑनलाइन सिस्टम। ऑनलाइन सिस्टम हो गया तो सारी चीज़ें आपको गूगल मीट पे दे दी जाती हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर क्लासेस अटेंड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू पूछा गया, तो सारी ही चीज़ें होती हैं। कुछ लिमिट तक ही होती हैं, बट होती सारी ही चीज़ें। तो इस वजह से ऑल ऑफ दीज इसका होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आजकल क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है। क्वालिटी एजुकेशन की बात कही जाती है, बट बहुत सारे ऐसे स्कूल्स होते हैं जहाँ पे अभी भी लैग बिहाइंड करता है क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज बिफोर अ टीचर इज, एक टीचर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज क्या होता है? टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, टू मेक स्टूडेंट्स टू डू देयर होमवर्क, टू प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर, टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एन्जॉयबल, ठीक है। वन और द अदर वे अगर आप देखो तो ये सारे ही ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं, ठीक है। बट यू हैव टू फाइंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज, मोस्ट लिख दिया है, ठीक है। जहाँ पे कोई भी क्वेश्चन में मोस्ट लिख देगा, कोई भी क्वेश्चन में मोस्ट लिख देगा, तो इट मीन्स ये नहीं है कि एक ही आंसर आपको चूज़ करना है, ठीक है। आंसर्स आपके करेक्ट सारे ही होंगे, बट जो बहुत ज़्यादा करेक्ट होगा, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होगा, आपको वो चूज़ करना है। तो इम्पॉर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा है? To make discipline in the classroom, to make students to do their homework, to prepare question paper, to make teaching learning process enjoyable. एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एन्जॉयबल बनाना ही टीचर का सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है, कि बच्चों को वो किस ढंग से समझाए कि बच्चों को सारी चीज़ें ईजिली वे में समझ में आ जाए, ठीक है। किसी तरह का कोई टेक्निकल इशू नहीं आए, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आए समझने में, बैरियर नहीं आए समझने में। तो वो बहुत सारे मेथड्स और अलग अलग वेज यूज़ करता है टीचर, ताकि जो टीचिंग लर्निंग जो लर्निंग प्रोसेस है उसको वो एन्जॉयबल बना सके, जिस वजह से बच्चे क्या होंगे, मोटिवेट होंगे पढ़ने के लिए भी, और उन्हें चीज़ें विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स उन्हें चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है, इसके लिए टीचर प्लान करता है, प्री प्लान करता है, बहुत सारी चीज़ें करता है, तब जाके ये प्रोसेस को वो एन्जॉयबल बना पाता है। सो ऑप्शन डी इसका होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। सो ये हमारा आज का लेक्चर था, 19 क्वेश्चंस थे। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और क्वेश्चन के तरीके से ही मैंने उसके बेस लेकर के मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा आपको समझा दी हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन बॉक्स वो खाली है, प्लीज़ आप अपने डाउट्स, अपने रिस्पॉन्सेस उसमें दो। और अगर आपको कोई सब्जेक्ट का, कोई टॉपिक का वीडियो चाहिए है तो उसके लिए भी आप अपना क्वेरीज डाल सकते हैं, उसमें मैं वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।